गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सके। जिनके पास बुक हो या ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता है। मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, है ना। और सारे क्वेश्चन के आंसर भी पाठ्यगत क्वेश्चन आंसर भी करवा दे रही हूँ। और अभ्यास के जितने क्वेश्चन आंसर है सब मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है। हर वीडियो के लास्ट में आप लोग देखिएगा कि 2-3 वीडियोज में केवल क्वेश्चन आंसर भरा हुआ है। ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनिए और कॉपी में इसको लिखते जाइएगा। ठीक है। इसके पहले वीडियो में था ध्वनि चैप्टर का पराध्वनि तरंगों के बारे में हम बतला रहे थे। ठीक है। क्या क्या उपयोग है, उससे हमारी कहाँ का जरूरत पड़ती है ना। हमारी चिकित्सा में भी जरूरत पड़ता है, फिर कहीं अ, सफाई ऐसा यंत्र जिसको हमको मई समय से साफ करना पड़ता है उससे उपयोग होता है। तो इस तरह से पराध्वनि तरंगों की भी काफी उपयोग है। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था। तो पराध्वनि संसूचक ऐसे ही हल्का सा थोड़ा सा बतला देती है कि इसका उपयोग क्या क्या। जैसे शरीर का जो अंग है, आंतरिक अंग है, किडनी है, फेफड़ा है, हार्ट, गॉल ब्लैडर, मतलब जितना अंग है शरीर के अंदर का, उसको उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होता है सब में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है ना। इसमें किडनी, लीवर, इसे सब का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। और शरीर की असामान्यताएं जो भी कमी है वो उसको ठीक करने में, है ना, उसको पता लगाने में कि कहाँ पर स्टोन हो गया है, तो कहाँ पर ट्यूमर हो गया है, कौन सा अंग में क्या कमी है, वो चीज पता लगाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में ये बहुत आगे है। पराध्वनिकरण स्वदेशी ऊतकों में गमन करती है और अ, जो भी कमी है उनको ये बतलाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद है, आप लोग बहुत सुनते होंगे हॉस्पिटल जब भी जाते हैं तो देखो ना, अल्ट्रासाउंड करने के लिए कह रहा है डॉक्टर, अल्ट्रासोनोग्राफी करते। तो ये सब है क्या, है ना। सब चिकित्सक यंत्र है। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, हर तरह का जांच करना क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर कैसे पता लगा लेते हैं कि आपके ट्यूमर हो गया है, आपको सिस्ट हो गया है, तो आपका यहाँ पर कुछ कैंसर का इंडिकेशन है, तो बायोप्सी कीजिए। तो ये सब जो रहता है वह पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसका हमारे चिकित्सा विज्ञान में बहुत ज्यादा चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग है। उसके बाद है सोनार। सोनार इसका फुल फॉर्म है, इसका एब्रिविएशन है सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सोनार, है ना। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा युक्ति है कि जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, पानी के अंदर का, है ना, पानी के अंदर का पिंडों की दूरी, उसका डायरेक्शन, उसका चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है ना। है ना, कितना इम्पोर्टेंट चीज। पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अब कैसे कार्य करता है सोनार, तो देखिए। सोनार में एक प्रेषित प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है, यानी कि इंडिकेटर टाइप का होता है। और इसे किसी नाव या जहाज में चित्र 12.17 की भांति लगाया जाता है। यानी कि चित्र को आप देखिए कैसे प्रेषित और संसूचक यंत्र को लगाया जाता है ना। ये नाव है, इसके नीचे दोनों लगाया हुआ है और ये समुद्र का तल है, गहराई, ये समुद्र का तल है। ये नाव है, नाव या जहाज, ये पानी का लेवल है।
पानी का सतह पर नाव चल रहा है या जहाज चल रहा है, आइए समुद्र का तल। अब देखिए कैसे ये खबर देता है, कैसे इनको पता चलता है कि वहाँ पर समुद्र में क्या है, अभी क्या है, पत्थर है, किसी का चट्टान है बर्फ का, या कुछ और कोई पिंड है। तो बहुत तरह की बातों को जल के अंदर के बातों को बतलाता है। तो प्रेषित्र पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित है। प्रेषित के नाम से क्या लगता है? कुछ भेजना, है ना, कुछ भेजना। तो प्रेषित पराध्वनि, प्रेषित जो है वह पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है, यानी कि भेजता है। ठीक है, यह भेजता है। और ये तरंगे जल में चलती है, ये तरंग जिस जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर, यदि समुद्र तल में जो कोई पिंड रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई पिंड रहा तो उससे टकराने के पश्चात परावर्तित होती है और परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ये जो इंडिकेटर संसूचक है वह उसको परावर्तित जो होता है उसको वह ग्रहण कर लेता है ना। जो समुद्र तल में पिंड से टकराती है, टकराने के बाद जो परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण की जाती है, संसूचक तुरंत उसको कैच कर लेता है और संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। जैसे पराध्वनि तरंग जैसे परावर्तित हुआ, तो परावर्तित जैसे होता है तो संसूचक उससे क्या करता है, उसको कैच कर लेता है और पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है ना, इलेक्ट्रिक संकेत में बदल देता है और उनका उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है। आप देखिए कि सोनार का उपयोग किसलिए होता है और कैसे होता है। जब ये पराध्वनि ध्वनि तो जब परावर्तित होती है ना, जब ये परावर्तित होती है तो इसको क्या कहते हैं, इसके प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को, जब प्रेषित हुआ, है ना, प्रेषित होना और फिर वापस होना, प्रेषित होना और फिर किसी तल या पिंड में किसी से टकराना और फिर तुरंत वापस होना। हाँ, तो वापस होना, तो क्या परावर्तित होने पर कुछ समय लगा होगा, कुछ समय अंतराल हुआ होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि टच हुआ और तुरंत हो गया। तो जो समय अंतराल लगा, जो समय हुआ, उसको ज्ञात करके क्या निकालते हैं, पिंड का डिस्टेंस निकालते हैं। समय के अंतराल से वह दूरी निकाल लेते हैं कि कितना दूरी पर वो पिंड है, कितना दूरी पर वो हिम फैलाव है, या कितना दूरी पर कुछ फंसा हुआ कोई जहाज या पता कुछ है ना। तो ये हम लोग ये लोग प्रेषण शादी ग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके पिंड की दूरी की गणना की जाती है, जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। ध्वनि के परावर्तन के समय अंतराल को जान करके उसके पिंड की डिस्टेंस की गणना कर ली जाती है। मान लिए कि पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अधिग्रहण का समय अंतराल T है ना। मान लेते पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अधिग्रहण का समय अंतराल T है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल V है, हाँ, और पिंड की दूरी 2D होगी, है ना, पिंड की दूरी 2D होगी। तो 2D इजिकल टू V इंटू T हो गया समय अंतराल और V हो गया ध्वनि की चाल और D हो गया पिंड की दूरी। पता से पिंड की कितनी दूरी है, तो वह 2D होगी। तो 2D इजिकल टू क्या हो गया, V इंटू T।
इससे हम समय अंतराल निकाल सकते हैं और समय निकालने के बाद हम इसकी दूरी भी निकाल सकते हैं। उपरोक्त विधि को प्रतिध्वनिक परास कहते हैं। इसका और क्या नाम है? प्रतिध्वनिक परास। इस विधि को कहते हैं प्रतिध्वनिक। प्रतिध्वनि माने इको परास कहते हैं। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करना, है ना, समुद्र की गहराई ज्ञात करना, जल के अंदर कोई चट्टान हो, कोई घाटियां, कोई पनडुब्बियां, कुछ हिमशैल, कुछ पर्वत तैरता हुआ या डूबे हुए जहाज, कुछ विकोशन आदि का जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो इसके बारे में इतनी जानकारियां नहीं थी, बहुत पहले इसके बारे में इतना रिसर्च नहीं हुआ था। तो आप लोग तो बहुत छोटे क्या होंगे भी नहीं इस समय। और हम लोग भी वो कहानी सुनते हैं टाइटैनिक फिल्म की, उसके बारे में इतना सुविधा रहता तो ऐसा नहीं होता है ना। टाइटैनिक फिल्म आप जरूर सुने होंगे, टाइटैनिक जहाज के बारे में। क्या था, बर्फ का बहुत बड़ा सैलाब तैर रहा था, उसमें जहाज धीरे 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 डूबता गया था। तो अब ये सोनार हो करके बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण अब बहुत सारी घटनाएं अब कम होती है ना। बहुत सारी घटनाएं अब कम हो गई है। तो हम लोग सबसे पहले सोनार के बीच का यहाँ पर का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, समय अंतराल निकालते हैं और समय से हम लोग उसका डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो भी चाल ज्ञात कर लेते हैं और डिस्टेंस से दूरी ज्ञात कर लेते हैं और समय अंतराल से सब हम लोग इसको पता लगा लेते हैं, है ना। v इंटू टी, इसका चाल क्या है और इसका टाइम क्या है। अब 12.3 में कि एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है, ठीक है? एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र जल से परावर्तित होकर 3.42 सेकेंड के पश्चात संकुचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1521 मीटर पर सेकेंड है तो समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी। यहाँ पर क्या बतला रहा है कि पराध्वनि उत्सर्जित करता है ना, जो कि समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकेंड के पश्चात संकुचित की जाती है। ये जो विषय हम लोग देखे, है ना, इसी के बारे में है। ये जो है कितना सेकेंड में है, 3.40 सेकेंड के पश्चात संकुचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल v हो गया 1521। अभी हम क्या बतलाए थे, 2d v इंटू टी। तो v हो गया आपका भारत, चाल हो गया, स्पीड हो गया और टी हो गया टाइम। तो 1521 मीटर पर सेकेंड हो तो समुद्र जल के जहाज की दूरी निकालना है, दूरी हमको निकालना है यानी कि d। तो प्रेशर तथा संकुचन के बीच लगा समय 3.42 सेकेंड। ये तो हम जान रहे हैं 3.42 सेकेंड है टाइम। और समुद्र जल में पराध्वनि की चाल, समुद्र जल में जो पराध्वनि भेजा गया संकुचित हुआ पर उसका चाल था 1521 मीटर पर सेकेंड यानी कि v हो गया उसका चाल वेलोसिटी 1521 मीटर पर सेकेंड। और पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी, अब दूरी कितना हो गया, यहाँ से वहां तक का दूरी 2d यानी कि वो गहराई हुआ, है ना, 2d यहाँ समुद्र की गहराई जो समुद्र के तल तक आता है ना। चित्र में देखिए ये चलागा d, ये d, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसे क्या कहलाइए, d, 2d। तो 2d हमको निकालना है गहराई। तो d हो गया समुद्र की गहराई, तो 2d इक्वल हो गया। पूछता है कि जहाज की कितनी दूरी होगी, समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी।
इस बेस से कितना ऊपर हमारा जहाज है ना। तो हम निकालेंगे 2D ध्वनि की चाल इंटू टाइम। तो ध्वनि की चाल है 1521 टू 3.42 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5236 मीटर और डिस्टेंस हो गया 5236 मीटर डिस्टेंस है और 2D निकालना है। तो फिर हम डी निकालेंगे और फिर से इसको भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद आएगा 2618 मीटर, है ना। तो ये तो बुक में बना हुआ है, इसलिए आपने इसको पढ़ के समझ जाइएगा। जो समझाया था बता दें। ये डी है समुद्र की गहराई, पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी परावर्तित होती है ना, तो 2D हो गया। तो 2D इज इक्वल टू ध्वनि की चाल इंटू समय। ध्वनि की चाल 1521 मीटर पर सेकेंड इंटू 3.42 सेकेंड टाइम। इसको गुणा किए तो 5236 मीटर आया और इसका डी निकालते हैं तो 2 से भाग दे देते हैं और आता है 2618 मीटर। तो अब कह सकते हैं कि समुद्र से जहाज से समुद्र की दूरी, इसके तल की दूरी, जहाज से समुद्र तल की दूरी हो गई 2618 मीटर या 2.62 किलोमीटर। मतलब इतना किलोमीटर अंदर था, है ना। समुद्र तल की दूरी 2.60 किलोमीटर था, जहां से वो पिंड वहां पे टकराता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराती है और खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकेंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1521 मीटर पर सेकेंड है तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है, पानी के अंदर खड़ी चट्टान है जहाँ पर वो टकराता है, टकराते से परावर्तित होता है और इसको कितना समय लगता है 1.02 सेकेंड समय लगता है और ध्वनि का वेलोसिटी चाल कितना रहता है 1521, है ना। 1521 मीटर 1521 मीटर पर सेकेंड। तो चट्टान की दूरी ज्ञात करना है, चट्टान की दूरी ज्ञात करना है। तो सेम फॉर्मूला से बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कितना सेकेंड है, कितना सेकेंड है 1.02 सेकेंड टाइम है और पराध्वनि की चाल कितना है, चाल हो गया 1521 मीटर पर सेकेंड। तो जिस तरह से हम ऊपर में अभी बतलाया गया है ठीक उसी तरह से आपको कॉपी में लिखी जाइएगा कि वी वेलोसिटी यानी वेग चाल, चाल है इसकी 1521 मीटर पर सेकेंड और परिस्थिति के बीच लगा समय टी हो गया 1.02 सेकेंड, यहाँ था 3.42 सेकेंड। और फिर वही 2D समुद्र की गहराई है और 2D इक्वल टू ध्वनि की चाल यानी कि V इंटू टी, ध्वनि की चाल इंटू टी, V इंटू टी। डी इक्वल टू V चाल की जगह पर हम लिखेंगे 1521 मीटर पर सेकेंड गुणे 1.02 सेकेंड। ठीक है। जब सेम है सेम टाइप का है एग्जाम्पल क्वेश्चन और इसको जब हम गुणा करते थे जाता है 1562 मीटर, है ना। इसको सॉल्व करते तो आता है 1562 मीटर और डी बराबर कितना हो जाएगा 1562 बटा 2, है ना। 2D है यहाँ पर, देखिए 2D है तो यहाँ पर डी इक्वल टू इतना बटा 2, तो यहाँ पर होगा 1562 बटा 2 इज इक्वल टू 781 मीटर। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है 781 मीटर, 781 मीटर
तो पनडुब्बी से क्वेश्चन पूछता है, पनडुब्बी से चट्टान की दूरी कितनी होगी, है ना। पनडुब्बी से चट्टान की दूरी हो गया 781 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। सेम क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ये था, केवल सेकेंड का अंतर था, है ना। 3.42 और यहाँ पर था 1.02। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए और इजी है। जो भाग जाएगा उसकी मैं खुद बनाऊंगी, खुद में देते जाऊंगी बना करके, है ना। अब है चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है। चमगादड़ जो है वह पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। तो वह अंधकार में चमगादड़ बहुत एक्टिव हो जाता है और उसी से वो अपने भोजन को खोजने के लिए निकलता है और पराध्वनि तरंगें को उत्सर्जित करता है तथा इसकी परावर्तन, और जब फिर परावर्तन के पश्चात इनका संश्लेषण करता है और चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारक की पराध्वनि हाई पिच करता है ना। इसके द्वारा उत्पन्न हाई पिच की पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से या जो भी अवरोध है ना, या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचता है। ठीक है, चमगादड़ के कानों तक पहुंच जाता है कीटों से परिवर्तित होकर के पराध्वनि स्पंद। ठीक है, वह टकरा करके परावर्तित होकर उसके चमगादड़ के कानों तक पहुंच जाता है और इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि यह किस प्रकार का है और मेरा वह भोजन कहाँ है। उससे ये समझ में आता है कि वह अवरोध जो है, यानी कि मेरा वो जो कीट है, मेरा जो भोजन है, आखिर वो है कहाँ पर, और इस प्रकार और एक किस प्रकार का है। उसका जो पराध्वनि का इतना कमाल है कि परावर्तित होकर कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक खबर चला जाता है और परावर्तित स्पंद से की प्रकृति से चमगादड़ को पता चल जाता है कि वह अवरोध है या वो कीट है या जो उसका भोजन का चीज है वो कहाँ पर है और किस प्रकार का है, ऐसा। और पॉर्फाइट मछलियां भी अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करती है। पॉर्फाइट मछलियां है, यह भी अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करती है ना। तो इन लोग अपना भोजन का क्रिया, इन लोग अपना ये जो उनका आइडेंटिफिकेशन जिसके लिए वो अनुकूलित है, ये पराध्वनि तरंग उत्पन्न करके ये अपना भोजन का काम कर लेते हैं। तो बैट्स जो है ये चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होता है, चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्पन्न होता है और अवरोध ये कीट देखिए कीटों द्वारा परावर्तित होती है। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होता है और कीटों द्वारा फिर ये पराध्वनि कीटों द्वारा अवरोधित परावर्तित होता है और चमगादड़ के कानों तक पहुंच जाता है और पता चलता है कि कीट कहाँ पर है, कहाँ तक जाके कैसे भोजन मिलेगा, है ना। ये है बैट में खासियत और पॉर्फाइड मछलियों में खासियत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे कर्ण की संरचना, है ना। मानव में कर्ण की संरचना क्या है, हम कैसे सुनते हैं, आखिर है ना, हम तो सुनते हैं, हम कितना सुन पाते हैं, बैट सबसे ज्यादा कैसे सुन लेता है, व्हेल मछली हल्का सा बहुत हद समय तो भी कैसे सुन लेती है, रामेश भी कैसे सुन लेता है ना। और हमारे कान की बनावट क्या है,
किसी में एक्सटर्नल है, ना किसी में नहीं है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बॉन्ड और फ्रेंड की संरचना। ठीक है, तब तक आप इतना तो समझिए, और कैलकुलेशन को मैथ्स को 2-3 बार बना के देखिए। टफ नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। और आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइटम बेल चेक करना ना भूलिए। इधर काफ़ी दिनों के बाद मैं बता रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन अब मैं तुरंत वीडियो तैयार करूँगी, है ना। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।